हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का फर्स्ट पार्ट देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि आखिर प्लांट्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और न्यूट्रिशन प्लांट को कहाँ से मिलता है। और कुछ हम लोगों ने आपको मैंने बोला था कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे बीच में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो भी आपको मैंने बोला था कि वो आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। जैसे न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, ये सब आपको मैंने बोला था शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। और प्लांट जो है अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है, कौन से पार्ट का क्या इम्पोर्टेंट है, रूट्स का क्या इम्पोर्टेंट है, लीफ क्या करती है, किसका क्या वर्क है, वो आपको मैंने बोला था शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करना। तो चलिए, आज हम लोग का पार्ट 2 है इस चैप्टर का। तो हम लोग चलिए देखते हैं आगे। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के बिना, फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में इस अर्थ में हमारे लाइफ में क्या हो सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में कोई भी फूड प्रिपेयर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में ही प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करता है, जिसके वजह से हम ह्यूमंस बीइंग को प्लांट से फूड मिलता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है प्लांट, और जिसकी वजह से हम ह्यूमंस बीइंग को फूड नहीं मिल सकता है। क्योंकि जितने भी हम लोग डिपेंड है, हम लोग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड है। तो ओनली एनिमल पे तो डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि एनिमल भी तभी ही वो लिव कर सकता है जब उसको फूड मिले। तो कई सारी ऐसे एनिमल हैं जो एनिमल को नहीं खाते, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। इसलिए प्लांट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑन द अर्थ। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज अ अर्थ, एज अ लाइफ। तो फोटोसिंथेसिस के बिना प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस इसका होना बहुत ज़रूरी है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। इस पृथ्वी में, इस अर्थ में सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंड किस पे रहते हैं? प्लांट्स पे। जी हाँ, हम लोग प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं। इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सर्वाइवल के लिए हम लोग को प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाता है, अपना फूड खुद बनाता है, वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में। और प्लांट से ही हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एक्सेप्ट प्लांट के अदर जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब हम लोग डिपेंड रहते हैं प्लांट पे। प्लांट से ही हम लोग को फूड मिलता है, इसलिए प्लांट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और प्लांट तभी जीवित रह सकते हैं जब फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट रहेगा। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, उसी तरह ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए। जिस तरह से हम लोगों को फूड की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह ऑक्सीजन की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है सर्वाइवल के लिए। क्योंकि विदाउट आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड, बस इतना ही सेकेंड आप रह सकते हो। ऑलमोस्ट 20 सेकेंड, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 20 सेकेंड आप विदाउट ब्रीथिंग आप रह सकते हैं। उसके बाद विदाउट ऑक्सीजन आपका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल है, आपका डेथ निश्चिंत है। इसलिए सर्वाइवल के लिए हम लोग को 2 चीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता है। फर्स्ट है आपका ऑक्सीजन और सेकेंड प्लांट है। ये दोनों के बिना सर्वाइवल करना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी मुश्किल है।
तो जितना ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को लगाइए, जिसके वजह से हम लोगों को एक अच्छा एयर मिले, यानी ये शुद्ध ऑक्सीजन। क्योंकि अभी के टाइम में काफ़ी जितने भी ऑक्सीजन है काफ़ी पॉल्यूशन हो रहे हैं, इतना इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है, जिसके वजह से हम लोगों को उतना प्योर एयर नहीं मिल पाता है पहले के कंपेयर में। इसलिए बोला जाता है हर पर्सन को, हर एक व्यक्ति को कम से कम एक प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए, एक प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए अपने लाइफ में। तो एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। Besides leaves, photosynthesis also takes place in order green part. Green part of the plant. फोटोसिंथेसिस का जो कार्य है वो ग्रीन पार्ट से ही होता है। प्लांट का जो ग्रीन पार्ट क्या है, प्लांट का लीफ होता है, ये आपका लीफ होता है, ये आपका ग्रीन पार्ट। इसी से फोटोसिंथेसिस को कैप्चर करके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। और फूड प्लांट का कौन सा पार्ट प्रिपेयर करता है? लीफ फूड प्रिपेयर करता है प्लांट के लिए, और प्लांट के हर एक पार्ट को फूड ट्रांसपोर्ट करता है उसके स्टेम और ब्रांचेस। ये दो चीज़ प्लांट के हर एक पार्ट में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और लीफ फूड को प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में। इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में ये प्लांट ग्रीन पार्ट यानी लीफ अपना फूड प्रिपेयर करता है, और ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस अपना जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग पार्ट में। The desert plant have scale or spin like leaves to reduce loss water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. ये प्लांट्स ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के जो ग्रीन स्टेम्स हैं ग्रीन स्टेम्स यानी जो तना होता है वो फोटोसिंथेसिस को कैरी करता है लीफ में। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो फोटोसिंथेसिस से ही अपना फूड को प्रिपेयर करता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में यानी फोटोसिंथेसिस अगर नहीं रहेगा तो अर्थ में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अर्थ में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अगर सनलाइट नहीं रहेगा, सन का लाइट अगर पृथ्वी पे नहीं पड़ता है तो उससे क्या होगा, काफ़ी सारे बैक्टीरिया पनपेंगे, काफ़ी सारे बैक्टीरिया पनपेंगे, जिसके वजह से हम लोगों को बीमारी हो सकती है, काफ़ी सारा पोल्यूशन होगा और हम लोग को फूड नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी प्लांट है वो डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही वो अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सनलाइट के रोशनी से यानी सनलाइट का जो एनर्जी है वो काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं एज अ प्लांट और ह्यूमन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो काफ़ी हार्मफुल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो सनलाइट का होना काफ़ी ज़रूरी है। विदाउट सनलाइट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं अर्थ में रहने के लिए, क्योंकि हम लोगों को फूड मिलता है प्लांट से, तो प्लांट का जीवित रहना ज़रूरी है और हम लोग का जीवित रहने के लिए हम लोग को भी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल सेल्स में काफ़ी सारा फोटोसिंथेसिस को कंटेन करता है। यानी सनलाइट का जो एनर्जी है उसको कैप्चर करता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल आपके लीफ में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग पत्ती बोलते हैं।
प्लांट का जो पत्ता होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट। अगर कोई पत्ता ग्रीन कलर का है तो इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कैप्चर करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। यूज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके के कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग एक इक्वेशन के थ्रू भी हम लोग समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल। तो क्या क्लोरोफिल, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स indicates the occurrence of photosynthesis. During the process oxygen is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रेजेंट रहता है, ये तो आप सभी को पता है। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रेजेंट रहता है। पिछले वीडियो यानी क्लास 6 में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोग कुछ टेस्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने टेस्ट में पता किया था कि किस फूड में स्टार्च प्रेजेंट रहता है और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट रहता है। जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट है इट मीन्स उस कार्बोहाइड्रेट में आपका स्टार्च भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ मतलब सेक्शन ऑफ लीफ, यानी ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये लीफ का, ये जो पत्ता का जो पोर्शन होता है वो दिखाया गया, ठीक है। इसलिए सेक्शन ऑफ लीफ मीन्स पत्ता, ये पत्ता इसको जब आप जूम करके यानी माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो लीफ में आपको ऐसे देखेंगे छोटे छोटे, ये जो आप छोटे छोटे इस टाइप का आपको दिख रहे हैं, ये जो आपका ये क्या है, ओपन पोर्स, ठीक है। ये पोर्स है और इस पोर्स में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं गट सेल। और ये जो स्टोमाटा, ये जो छोटे छोटे छिद्र आपको जो ब्लैक दिख रहा है, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक दिख रहा है डॉट ऐसे करके, ये आपका स्टोमाटा है। स्टोमाटा यानी छोटा छोटा छेद है, ठीक है। उसी छेद से ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और इसी क्लोरोफिल से ही फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट का जो एनर्जी है उसको कैप्चर करता है क्लोरोफिल के थ्रू, इसीलिए ये ग्रीन होता है। और जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा को हम लोग बोलते हैं जो ब्लैक का जो आपका डॉट दिख रहा है, ये आपका छेद है, ठीक है। इसी छेद को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। और स्टोमाटा से ही ये सांस लेता है और गैस को रिलीज़ करता है और गैस को ऑब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। तो ये आपका लीफ हो गया है। और देखिए स्टोमाटा, ये आपका स्टोमाटा है। स्टोमाटा आपको मैंने बोला था ना कि प्लांट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे ओपन पोर्स होते हैं, ठीक है। उसी ओपन पोर्स से ही गैस यानी CO2 को वो एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे से पोर्स, इसको बोलते हैं गट सेल्स। और ये आपका जो इसके अंदर ये जो यहाँ पे ऐसे दिया है वही आपका स्टोमाटा ओपनिंग है। इसी से ही ये CO2 को ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और O2 गैस को बाहर रिलीज़ करता है, ठीक है। ये आपका लीफ का जो पत्ता का जो स्टोमाटा है उसको दिखाया गया है माइक्रोस्कोप से जूम करके। तो होप्स आपको समझ में आ गया है कि जो सेक्शन ऑफ लीफ है, लीफ में स्टोमाटा किसको बोलते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, छोटे छोटे छिद्र ब्लैक का, उसको हम लोग स्टोमाटा। और स्टोमाटा से ही ये सांस लेता है, ठीक है।
और क्लोरोफिल जो पत्ती में जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पत्ता में, इसलिए ग्रीन होता है। और ग्रीन होने के कारण, क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने के कारण ये सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है, देन वो फूड को प्रिपेयर करता है। यानी मेन काम आपका, मेन पार्ट है लीफ, ठीक है, मेन पार्ट है आपका लीफ। लीफ ही फूड को प्रिपेयर करता है, लीफ ही फूड को प्रिपेयर करता है, इसलिए लीफ का ग्रीन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लीफ अगर ग्रीन है तो इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो होप से समझ में आ गया आपको। आगे हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 potted प्लांट्स जो सेम ही रहता है, जो सेम इन है, उसको आपको लेना है। कीप वन इन द डार्क और इन ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी क्या है इसमें, आपको 2 potted प्लांट्स लेना है, दोनों सेम ही होने चाहिए, ठीक है। दोनों सेम ही प्लांट को लेना है आपको, और एक प्लांट को आपको रखना है डार्क एरिया में, ऐसा डार्क, एक प्लांट को रखना है आपको डार्क एरिया, जहाँ पे मतलब सनलाइट का जो एनर्जी है, सनलाइट का जो रोशनी है वो नहीं जाना चाहिए। मतलब अंधेरा में आपको एक प्लांट को रखना है, वो भी बॉक्स में, ठीक है। और दूसरा प्लांट को आपको सनलाइट के प्रेजेंस में रखना है, यानी जहाँ से सनलाइट का जो रोशनी है वहाँ पे आए, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में रखना है 72 आवर्स के लिए, 72 आवर्स के लिए। आगे हम लोग देखते हैं। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विथ द लीफ ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विथ द लीफ ऑफ बोथ प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। उसके बाद आयोडीन टेस्ट करना है लीव्स को, दोनों प्लांट को आपको छोड़ देना, ठीक है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. उसके बाद क्या करना है, आपने क्लास 6 में देखा, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, ठीक है। कोई भी प्लांट्स में अगर आयोडीन का टेस्ट होता है तो क्या शो करता है, तो वो हम लोग को ये दोनों प्लांट में हम लोग को टेस्ट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट को हम लोग रखते हैं डार्क साइड में और दूसरे प्लांट को हम लोग रखते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में 3 to 4 days के लिए, ठीक है। 3 या 4 days के बाद आयोडीन टेस्ट हम लोग फिर से करेंगे। उसके बाद हम लोग को कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगा, उस ऑब्जर्वेशन को आपको नोटबुक में उतारना है। द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अगर प्लांट का पत्ती अगर ग्रीन होता है तो इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। Photosynthesis takes place in these leaves also. It means उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस इस लीफ में प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दिस आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। यह यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में ऐसे कंपोनेंट्स फूड में जिसमें प्रोटीन्स और फैट्स प्रेजेंट रहता है। फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है।
और कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ फोटोसिंथेसिस में होता है, जैसे अदर फूड कंपोनेंट में होता है, और ऐसे फूड कंपोनेंट्स में जिसमें फूड और फैट्स, जिसमें प्रोटीन्स और फैट्स प्रेजेंट हो। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स वो नाइट्रोजन को कंटेन करता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट नाइट्रोजन को ऑब्टेन करता है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। इसका मतलब ये है कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि प्लांट ओनली फोटोसिंथेसिस यानी कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो वही प्लांट एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। प्लांट केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release into the soil. These are absorbed by the plants along the water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers which in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with their constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखा था, वो फिर से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक्टिविटी 1 में हम लोगों ने क्या किया था, 2 प्लांट हम लोग सेमी प्लांट लेते हैं। एक प्लांट को हम लोगों ने रखा था डार्क साइड में और दूसरे प्लांट को हम लोगों ने रखा था सनलाइट के प्रेजेंस में। 72 आवर्स के लिए हम लोग को उसको छोड़ देना है। देन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, 3 to 4 डेज़ के बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट है, जो हम लोगों ने डार्क साइड में जो प्लांट को रखा था, वो उस प्लांट का जो लीफ है वो ब्राउन कलर में चेंज हो सकता है या फिर डार्क ब्राउन में डार्क ब्राउन या फिर पिगमेंट्स ऐसे कलर में चेंज होगा। और जो प्लांट्स को हम लोगों ने रखा था फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में, वो प्लांट का जो लीफ है वो आपको ग्रीन मिलेगा, वो आपका ग्रीन ही रहेगा। इट मीन्स यही है कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में प्लांट जो है वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में जो प्लांट का जो लीफ होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, यानी ग्रीन होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में लीफ में क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने के कारण फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है, तभी प्लांट को हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए सनलाइट का प्रेजेंस होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये एक्टिविटी आप घर में भी आप कर सकते हैं। You often see slimly green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms or algae. तो आगे हम लोग देखते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट फूड में सिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. आपने अभी ये पढ़ा है, जो प्लांट होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस यानी कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस का जो वर्क होता है, जो काम होता है वो करता है। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स का प्रेजेंस होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, जिसके कारण वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होता है वो उसमें प्रोटीन्स और फैट्स, जिसके वजह से वो सिंथेसिस कर पाता है।
बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन, लेकिन प्रोटीन्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस है जो नाइट्रोजन को कंटेन करता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? Recall that nitrogen is present in abundance in gases from in the air however, जिसकी वजह से एयर में भी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट रहता है। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, और प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। प्लांट ओनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। अगला हम लोग देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से प्रिपेयर होता है, किस तरह से प्रेजेंट रहता है, वो हम लोग देखते हैं। देर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है। दे कैनॉट सिंथेसिस फूड, वे फूड को वो सिंथेसिस से फूड को नहीं प्रिपेयर करते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है और वो सिंथेसिस से फूड को प्रिपेयर नहीं करते हैं, लेकिन तब भी वे सर्वाइव कर सकते हैं और न्यूट्रिशन भी वो बनाते हैं, न्यूट्रिशन भी वो लेते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, जैसे ह्यूमन और एनिमल्स। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, जैसे ह्यूमन और एनिमल्स जो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं और प्लांट से ही फूड प्रोड्यूस होता है जो ह्यूमन और एनिमल के लिए ज़रूरत होता है। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड, दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड। इसलिए ह्यूमन और एनिमल को हेट्रोट्रॉफिक बोला जाता है क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, यानी प्लांट पे डिपेंड रहते हैं और एनिमल पे। Of nutrition, you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree. This is a plant called Cassiotta umbrella. It does not have chlorophyll. It makes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it deprives the host of valuable nutrients. फिगर 1.5 में हम लोग देखते हैं, ये फिगर 1.5 है कैसियोटा अम्ब्रेला ऑन पोस्ट प्लांट। ये प्लांट काफ़ी सुंदर है, लेकिन इस प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है। इस प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है। इस प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, तब भी ये अपना फूड को प्रिपेयर करता है और न्यूट्रिशन फूड प्रिपेयर करता है। विदाउट क्लोरोफिल ये अपना फूड को प्रिपेयर करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको लिखना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो विदाउट क्लोरोफिल प्रेजेंट क्लोरोफिल के विदाउट प्रेजेंट, यानी जिसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं रहता है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है। तो आपका रहेगा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट, ठीक है। Cassiotta is called the parasite. Are we and other animals also a kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. Hair which are direct downwards when an insect lands in the picture. और ये जो पेड़ है अमरबेल, इसका जो लीफ होता है, इसका जो तना होता है, जो लताएं होते हैं, वो डाउन यानी नीचे की ओर आते हैं, हैव यू सीन और हेयर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने कभी सुना या देखा है होगा कि प्लांट भी एनिमल को खाता है। तो आपने देखा तो नहीं होगा, बट टीवी में या फिर मूवीज़ वगैरह या फिर ऐसे कोई
डिस्कवरी चैनल में आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एनिमल को खाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका मूवी समय आप लोगों ने देखा, एक फ्लावर टाइप का रहता है, वो ओपन रहता है, ठीक है। तो जब भी उसमें कोई भी मतलब पर्सन या भी कोई एनिमल इंसेक्ट करता है या उस यानी उसमें एंटर करने का कोशिश करता है, देन उसको तुरंत वो दबोच लेता है, यानी उसको खा जाता है, ठीक है। तो ऐसे रियल में तो नहीं देखे हैं, लेकिन बट मूवी, डिस्कवरी चैनल्स, ये सब में आप लोगों ने ज़रूर देखा है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एनिमल को खाते हैं, ठीक है। देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डिजर्ट्स देम। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स या डेजर्ट्स को ट्रैप करते हैं। इंसेक्ट्स यानी छिपकली हो गए, इंसेक्ट्स यानी छिपकली हो गया, या फिर जितने भी ऐसे रेंगने वाले जंतु हैं, रेंगते हैं, उसको वो ट्रैप करता है, पकड़ लेता है। इज़ इट नॉट अमेजिंग? या क्या आपको नहीं लगता ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है? क्योंकि प्लांट तो एक शाकाहारी है, वो तो प्लांट तो कुछ वो फोटोसिंथेसिस, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो वो किसी मतलब कोई भी अदर एनिमल को क्यों कैसे खाएगा? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग प्लांट है जो एनिमल को खाता है। वो अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं करता है, वो दूसरे इंसेक्ट, डेजर्ट, ऐसे जो जितने भी एनिमल छोटे छोटे जो रहने वाले हैं, वो उस पर डिपेंड रहता है, उसको वो खाता है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और अ सम अदर कलर। और कुछ ऐसे प्लांट है जो ग्रीन रहते हैं और कुछ ऐसे जो कलरफुल रहते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। 1.6 में एक प्लांट है, उसको देखिए। तो 1.6 में पिक्चर प्लांट सोविंग लेड एंड पिक्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जिस प्लांट का हम लोग बात कर रहे हैं जो एनिमल को खाता है, जितने भी रहने वाले जंतु हैं उसको खाता है, तो यही वो प्लांट है, यही वो प्लांट है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा ये प्लांट, ये इसका जो ओपन पोर्शन है, इसी से ही वो उसका जो ओपन रहता है, अचानक अगर कोई भी मतलब तितली या फिर कोई भी रेंगने वाला जंतु अगर इसके अंदर आ जाता है, तो तुरंत वो अपना जो ये जो पोर्शन है वो तुरंत क्लोज कर लेता है, ठीक है। तो ये है वो जो एनिमल को खाता है, यही प्लांट है। और इस प्लांट का कुछ पार्ट ग्रीन होता है, कुछ कलरफुल होता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है। हर पार्ट इसका ग्रीन रहता है, कुछ कलरफुल भी होता है। द पिक्चर लाइक और जंग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लेड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिस्तर। और इस प्लांट का खास बात क्या है, इस प्लांट का जो लीफ है, उस लीफ से एक माउथ टाइप का, यानी एक इसको आप बोल सकते हैं जो स्पीकर जो होता है ना, बड़ा वाला जो मंदिर जगह में रहता है, जो उसका जो ओपन पोर्स बोतल टाइप का रहता है, जो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ये ओपन ही रहता है, और जब भी कोई जंतु या फिर जितने भी रेंगने वाले अगर छोटे छोटे जंतु अगर इसमें घुस जाता है, तुरंत ये जो इसका जो पोर्शन है, ये तुरंत ये बंद हो जाता है, ठीक है। ये इसका मुंह होता है, जो ये जो ओपन पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये इसका मुंह होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। लीफ मॉडिफाई इनटू पिस्तर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं saprotrops. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable. आपने देखा होगा पैकेट्स में, मार्केट में पैकेट्स में मशरूम को वो पैक किया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे मतलब राउंड और वाइट कलर के मशरूम को पैक किया जाता है और उन्हें बेचा जाता है वेजिटेबल की तरह मार्केट में, ठीक है। वो मशरूम होते हैं आर्टिफिशियल मशरूम होते हैं, ठीक है। जो पैकेट में जो मशरूम रहते हैं वो मार्केट जो में बेचते हैं, जो पैकेट में वो हर सीज़न में जो मिलता है वो आर्टिफिशियल मशरूम होता है, ठीक है। वो आर्टिफिशियल मशरूम रहता है, वो आपका आर्टिफिशियल मशरूम रहता है वो। यू मे हैव ऑल्सो सीन fluffy umbrella like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season, ठीक है। You may have also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soils or rotting wood during in the rainy season.
आपने रेनी सीज़न यानी बरसात के मौसम में देखा होगा मशरूम को उगते हुए, और वो जो मशरूम होता है वो अम्ब्रेला टाइप की रहता है, ठीक है। जिस तरह से अम्ब्रेला रहता है उसी टाइप का मशरूम रहता है, फुलफुली रहता है, ठीक है। कि ऐसे देखिए यहाँ पे मशरूम दिया हुआ है, देखिए इस टाइप अम्ब्रेला टाइप का मशरूम रहता है। ये रेनी सीज़न में कलते हैं, और जो आर्टिफिशियल और रेनी सीज़न में जो मशरूम मिलता है वो बेनिफिशियल आपका रेनी सीज़न वाला काफ़ी हेल्दी रहता है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल। तो अगर आपको मशरूम पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आर्टिफिशियल वाला इग्नोर करें, क्योंकि आर्टिफिशियल वाला वो आपको उतना प्रोटीन्स वगैरह नहीं दे सकता है जितना कि आपका ये रेनी सीजन जो सीज़न वाइज मिलते हैं। आप कोई भी फूड या फिर कोई भी फ्रूट ऐसे आप खाते हैं, तो अगर आप सीज़न वाइज कुछ भी आप फूड को अगर आप खाते हैं तो वो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बेनिफिट होता है सीज़न वाइज वाला फूड। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सीज़न के अकॉर्डिंग कोई भी फूड को आप खाएं। Let us find out type of nutrients they need to survive and from where they get them। तो इसमें हम लोग को देखना है कि ये जो मशरूम है, मशरूम से किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये कैसे सरवाइव करते हैं और ये कहाँ मिलते हैं। तो आगे हम लोग मशरूम के बारे में देखने वाले हैं। ये जो मशरूम है, मशरूम्स में किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिलते हैं और ये किस तरह से सरवाइव करते हैं और मशरूम हमें कहाँ मिलते हैं। तो ये जो मशरूम आप देख रहे हैं, ये वाला जो मशरूम आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैकेट ऑफ मशरूम्स। इसको पैकेट ऑफ मशरूम्स और मशरूम ग्रोविंग ऑन डिकेड मटेरियल मीन्स ये थोड़ा गंदगी जगह जहाँ पे थोड़ा कचकच टाइप का जो बारिश का मौसम रहता है, तो थोड़ा गंदा टाइप का जो यहाँ पे रहता है वहाँ पे ही ये ग्रो करता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई, और इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग फंगाई बोलते हैं। फंगाई मीन्स आपने फंगाई ज़रूर देखा होगा। अगर ब्रेड में एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्रेड, ठीक है। ब्रेड को अगर आप ओपनली ऐसे छोड़ दे एक दिन या फिर ऐसे 2 दिन अगर छोड़ देते हैं, तो ब्रेड में आप देखेंगे फफूंदे आ जाते हैं, यानी मतलब फंग निकल जाते हैं, फंगस निकल जाता है। और वो फंगस या तो वाइट होते हैं या तो ग्रीन कलर के फंगस निकल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह के ऑर्गेनिज्म से ही ये जो मशरूम बनते हैं, ठीक है। ये एक तरह का भी ये फंगस है, ये जो मशरूम एक तरफ का फंगस भी है, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये ये अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन से बने रहते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, ठीक है। ये जो फंगस हैं, जो ब्रेड में फंगस लगे हुए रहते हैं, ये ब्रेड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है धीरे धीरे, जिसके वजह से पूरे ब्रेड में पूरे फंगस लग जाते हैं। और आपको बता दूं अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना के टाइम में अभी काफ़ी सारे फंगस आए हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, पिंक फंगस, ऐसे फंगस आए हैं। तो जितने भी फंगस हैं नॉर्मली अगर देखा जाए ये जो फंगस है इसी टाइप के फंगस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा गीला जगह में ना रहे, ना गीला कपड़ा पहने, ना गीले जगह में, क्योंकि गीले जगह में ये बैक्टीरिया पनपते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा सनलाइट एरिया में रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा सूखा ड्राई रखने का कोशिश कीजिए। जितने भी कपड़े उसको ड्राई रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि गीले जगह में ही फंगस हो जाता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड स्पैरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिशन, ये सब जो ऑर्गेनिज्म है, ये न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से ये इसको मिलता है। यानी जितने भी फंगस होते हैं वो आपके डेड यानी जो मरे हुए जीव या फिर ऐसे सड़ा हुआ चीज़ों में, सड़ा हुआ फल या फिर सड़ा हुआ कपड़ा या फिर किसी मतलब डिके यानी जो बेकार मटेरियल रहता है, ठीक है। डिकेइंग जो सड़ा गला और डेड जो मरे हुए जीव, सड़ा हुआ या फिर मरा हुआ, ठीक है। सड़े हुए चीज़ों में फंगस जल्दी लग जाता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं स्पैरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ स्पैरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड स्पैरोट्रॉप्स। इसका मतलब ये जो आपका तो
स्पायरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपका एग्जांपल आ जाता है ये मशरूम, ठीक है, क्योंकि मशरूम भी ऐसे ही ये डिकेइंग मैटर है, मतलब डिकेइंग यानी सड़ा गला जगह में ही मशरूम उगते हैं। कभी भी अगर आपने मशरूम देखा होगा तो मशरूम कभी भी साफ़ जगह में नहीं उगते हैं, मशरूम हमेशा सड़े गले जगह में ही उगते हैं। और अगर आपने आर्टिफिशियल तरीके से मशरूम को उगते हुए देखा है तो देखिएगा आर्टिफिशियल तरीके में भी वहाँ पे खाद का कुछ ऐसे प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे भी ऐसे डिकेइंग की तरह ही ये आर्टिफिशियल की तरह उसको किया जाता है, फार्म किया जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल वाला और ऐसे जो नॉर्मल जो सीजन वाइज होता है तो सीजन वाइज वाला काफ़ी अच्छा रहता है। तो स्पायरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका मशरूम हो जाता है एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि स्पायरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है तो स्पायरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका मशरूम आ जाएगा। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकलेस, और फंगाई जो है ऑल्सो ग्रो करता है पिकलेस पे, लेदर पे, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स that are left in hot and humid weather for long time। और फंगाई हमेशा लेदर, कपड़े और ऐसे जगह पे फंगस लगते हैं जहाँ पे कभी भी मतलब ड्राई नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक वो चीज़ को रखा जाता है। अगर आपने कोई भी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं किया है तो उसमें फंगस लग जाता है, चाहे वह कपड़ा हो या फिर खाने का चीज़ हो, कोई भी मटेरियल हो। अगर आपने ज़्यादा टाइम तक अगर आपने उस चीज़ को यूज़ नहीं किया है, कोई भी चीज़, चाहे वो क्लॉथ हो, खाने का सामान हो, तो उसमें फंगस लग जाता है। इसलिए आपने देखा होगा घर में कि काफ़ी टाइम तक अगर अलमारी में कपड़ा काफ़ी टाइम तक या फिर कबर्ड में अगर कपड़ा या फिर खाने का सामान काफ़ी टाइम तक रखा है तो आपने देखा होगा मम्मी लोग क्या करती है, वो कपड़ा को फिर से झाड़ती है। और हमेशा आप लोगों ने देखा है कपूर रखते हैं ताकि कपड़ा स्मेल ना करे और कपड़ा में ऐसे कोई बैक्टीरिया ना पनपे, क्योंकि फंगस भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है। इसलिए आपने घर में देखा होगा मम्मी लोग कबर्ड में कपूर रखते हैं, और कपूर जो है बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है कपड़ा को और काफ़ी अच्छा स्मेल देता है कपड़ा में भी। इसलिए आपने देखा होगा अलमारी में कपड़ा, कबर्ड बोर्ड में ये सब कपूर को रखा जाता है ताकि कोई फंगस, ऐसे कोई बैक्टीरिया ना पनपे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, तो रेनी सीज़न के टाइम काफ़ी सारे चीज़ स्पॉइल यानी बरसात के मौसम में काफ़ी सारे चीज़ सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम सूर्य के किरण यानी उस टाइम सनलाइट काफ़ी कम पड़ती है, धूप बहुत कम पड़ती है रेनी सीज़न के टाइम। तो इसी टाइम में ही काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी सड़ने करने लगते हैं और जिसके वजह से डिकेइंग हो जाता है, और ऐसे टाइम में ही मशरूम उगते हैं और काफ़ी फंगस भी आपको दिखने लगेंगे। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आपके घर में कोई फंगस लगता है कि नहीं। ऑफ कोर्स हर किसी के घर में फंगस लगता ही लगता है। फंगस एक तरह का आप देख सकते हैं तो स्पाइरल यानी जो ग्रीन कलर का फंगस भी, फंगस का काफ़ी कलर के होते हैं। ग्रीन कलर भी फंगस होता है, वाइट कलर का फंगस भी होता है। अपने घर में बरसात के मौसम में अगर आंगन या फिर छत में या फिर कहीं भी अगर रोड साइड में जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है वहाँ पे देखेंगे कि ग्रीन कलर का रहता है, जिसको हम लोग सैल भी बोलते हैं, हिंदी में हम लोग सैल बोलते हैं, और वो भी एक तरह का फंगस होता है, ठीक है। वो भी बरसात के मौसम में वो हो जाते हैं। घर में भी फंगस होता है, अगर जहाँ मतलब पानी जमा हुआ रहता है इट मीन्स वहाँ पे ये फंगस ज़रूर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा ड्राई रखने का बरसात के मौसम में, ताकि फंगस ना लगे। और अभी कोविड का टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बरसात के टाइम में ज़्यादा कपड़ा को आप वॉश ना करें, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में कपड़े नहीं सूखते हैं जिसकी वजह से स्मेल करने लगते हैं, बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। इसलिए बोला जाता है कपड़े को धूप में ही सुखाना चाहिए, कम से कम आधा घंटा, कम से कम मैक्सिमम उस धूप में ज़रूर रखना चाहिए कपड़ा को। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, और जो फंगल स्पोर्स है वो एयर में प्रेजेंट ही रहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ ये जो फंगस है, जितने भी फंगस होते हैं वो एयर में भी प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया के रूप में वो पनपने लगते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में फंगस के रूप में वो उड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इन्वायरमेंट में चेंज होकर वो एक बैक्टीरिया का रूप लेते हैं, और वही बैक्टीरिया अगर आपके ऊपर आ जाती है तो इट मीन्स वो आपको हार्म करता है, आपका तबीयत ख़राब हो सकता है। जिसके वजह अभी आप देख रहे हैं कोविड का टाइम में फंगस की वजह से भी काफ़ी लोगों का तबीयत
ख़राब हो रहा है, काफ़ी लोग डेथ भी कर जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रखिएगा अपने आप को प्रोटेक्ट रखने का, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा मास्क का यूज़ करने का, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं तो हम लोग ब्रीथिंग जो लेते हैं वो नाक से ही लेते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप फेस को जो है उसको आप डबल मास्क कैरी करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप ड्राई और धूप ज़रूर लें। When they land on, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी 1.2 है, सॉरी ये तो हो गया। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इन इट with water, leave it in a moist warm place for 2 to 3 days or until fully patches appear on them. What is the color of these patches? Observe the patches. See cotton like threads spread on the piece of bread. Get and warm things, they germinate and grow. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, और ये जो फंगस है ये काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं ऐसे गर्म थिंग व्हेन जर्मिनेटेड एंड ग्रो। ठीक है, नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो इस सारे चीज़ों से हम लोग खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो some organisms live together and share both shelter and nutrition। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो साथ में रहते हैं, साथ में न्यूट्रिशन को शेल्टर करता है, साथ में न्यूट्रिशन को और प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन को बनाते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस, क्योंकि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साथ में न्यूट्रिशन को शेल्टर करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ ऐसे फंगाई हैं जो रूट्स ऑफ प्लांट्स में ये रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस, और प्लांट्स फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन, और उसी तरह फंगस भी वाटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी एक होता है ना कि मतलब पे बैक की तरह है। जिस तरह से प्लांट फंगस को न्यूट्रिशन देता है, उसी तरह फंगस भी प्लांट को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है, सिम्बायोसिस किसको बोलते हैं? सिम्बायोसिस उस रिलेशनशिप को बोलते हैं जो एक दूसरे को वो कोई ना कोई फ़ायदा देता है। जैसे अगर आप मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन रहते हैं, कोई भी आपका मैं काम कर दे, इट मीन्स मुझे भी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रहती है, आप भी मेरा वो चीज़, मुझे वो ज़रूरत का चीज़ आप हमको दें। तो यहाँ पे देखिए प्लांट और फंगस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में न्यूट्रिशन को लेके। देखिए प्लांट में न्यूट्रिशन फंगस को प्रोवाइड करता है, और फंगस भी प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करता है, वाटर को प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट न्यूट्रिशन फंगस को प्रोवाइड करता है। इसलिए क्योंकि जब भी बरसात के मौसम में आपने देखा होगा प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांट के नीचे आप देखिएगा जहाँ पे रूट्स यानी ज़मीन के किनारे किनारे फंगस लगे हुए रहते हैं। ठीक है, फंगस ग्रीन कलर का फंगस, उसको हम लोग साइल बोलते हैं, लेकिन वो एक तरह का फंगस होता है। ठीक है, तो प्लांट में प्लांट यानी जमीन, प्लांट के नीचे पोर्शन यानी जड़ के भाग तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे फंगस लगे हुए रहते हैं। फंगस हमेशा गीले जगह पे रहेंगे, और फंगस है इट मीन्स वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर की ज़रूरत फंगस से ज़्यादा प्लांट को होती है। ठीक है, और फंगस को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ये जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को पे बैक करता है। इसलिए हर प्लांट में, इसलिए जहाँ भी आप प्लांट देखेंगे तो वहाँ पे फंगस प्रेजेंट ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्लांट न्यूट्रिशन फंगस को प्रोवाइड करता है, और उसी तरह फंगस भी वाटर प्रोवाइड करता है प्लांट को, क्योंकि प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है और फंगस को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये एक दूसरे को पे बैक करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ये दोनों का जो रिलेशनशिप नाम है उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड
lichens, a chlorophyll containing partner, which is an alga and a fungus left together. क्लोरोफिल भी एक पार्टनर को कंटेन करता है, एक पार्टनर को रखता है जो एक अलगा है, एंड अ फंगस लेफ्ट टुगेदर, और जो फंगस के साथ रहता है. द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा, एंड इन रिटर्न द अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस. जिस तरह फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर्स और मिनरल्स को, उसी तरह अलगा फिर रिटर्न करता है फूड फंगस को, क्योंकि फंगस को फूड की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन को ज़रूरत होती है. उसी तरह क्लोरोफिल यानी अलगा जिसको हम बोलते हैं, उसको ज़रूरत होता है वाटर और मिनरल की, क्योंकि तभी वो फूड प्रिपेयर कर सकता है, और फूड प्रिपेयर करने के बाद वो फंगस को प्रोवाइड करता है फूड. तो ये दोनों भी एक दूसरे को पे बैक करता है, क्योंकि फंगस को फूड की ज़रूरत होती है और उसको फूड कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, और प्लांट को क्या ज़रूरत होती है, वाटर और मिनरल्स, जो कि फंगस प्रोवाइड करता है. तो आज के लिए बस इतना ही. आज का लेसन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल. आखिर न्यूट्रिशन किस तरह से सॉइल को रिप्लेस्ड करता है. ठीक है, तो आज हम लोग जितने भी टॉपिक को पढ़ें, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग है उसको आपको नोट डाउन करना है. ठीक है, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखें, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ें. एनसीईआरटी पढ़ने के टाइम आपको जो भी इम्पोर्टेंट थिंग लगता है उसको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि आज हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ देखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ नया चीज़ हम लोगों ने देखा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो आपको नोट डाउन करना है. तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट डे हम लोग का ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं. क्वेश्चन आंसर और समरी देखेंगे. क्वेश्चन आंसर मैं आपको नहीं कराऊंगी, एक्सरसाइज जो है वो आपको खुद से करना है. मैं बस ओनली गाइड करूंगी आपको कि किस तरह से कैसे करना है. ठीक है, क्योंकि ऑन नोट्स खुद का रहना इट मीन्स अगर आप दोबारा उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो जितना ज़्यादा हो सके आप अभी से ही खुद से नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें. ठीक है, तो अभी क्योंकि जिस तरह से अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप अच्छे से रीड करें, काफ़ी ज़्यादा आप टाइम स्टडी को दें. ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा. ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, कोई भी टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है, तो देन कमेंट कीजिएगा. देन मैं आपको समझा दूँगी क्या जो भी डाउट होगा तो. ठीक है, और यहाँ पे कीवर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं कल आपको समझा दूँगी. तो आज हम लोग जितना भी पढ़े हैं वो सब आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, जो भी मेन पॉइंट है उसको आपको नोट डाउन करना है विथ एग्जांपल. तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट वीडियो पे. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा.